Good morning, students. Now, today we are going to look at some of the questions and answers of Economics Chapter 2. This will give us a slight depth of understanding the chapter. Okay, so let us begin. The first question, giving reasons. आपको यहाँ पर reasons देने हैं. Classify the following into intermediate good and final good. इंटरमीडिएट गुड में फाइनल गुड में. फाइनल गुड आई होप आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि फाइनल गुड कौन से रहते थे. फाइनल गुड वो रहते जो आप कंज्यूम करते हो. ओके, उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होता है. कंपनी के लिए क्या था, जैसे कि कुछ इन्वेंट्री या कुछ अपन ने कंपनी ने कुछ मशीनरी खरीदी है तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है. तो वो कौन सा गुड हो जाता है उसके लिए, फाइनल गुड हो जाता है. मतलब वो लोग फिर उसको आगे नहीं सेल करेंगे तो वो जो चीज़ रहती है वो फाइनल गुड की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि एक तरह से क्या उसके लिए एक तरह से उसका इन्वेस्टमेंट ट्रीट होता है. ओके, उसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं होती है. नाउ यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया है, अ मशीनरी परचेज बाय अ डीलर. मशीनरी परचेज बाय अ डीलर. डीलर कौन होता है, जो कि मशीन को खरीद कर आगे बेचता है क्योंकि उसको और पैसे मिलते हैं. जब उसको और पैसे मिलते हैं तो वो प्रॉफिट कमाता है. मतलब जितने में मशीन उसने खरीदी है उसको वो आगे बेच के अपना मार्जिन कमाता है, प्रॉफिट कमाता है. तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन दिखता है. तो ये वैल्यू एडिशन की बात जहाँ पे आ जाती है, मतलब किसी ने खरीदा पर वो आगे बेचने के लिए खरीदा है, तो वो आ जाता है इंटरमीडिएट गुड में. ओके. सेकंड, अ कार परचेज बाय अ हाउस होल्ड. हाउस होल्ड यानी कि जैसे कि हमने कार खरीदी तो हमने आगे बेचने के लिए तो नहीं खरीदी है. हमने क्या खरीदा उसको, हम उस कार को अपने लिए यूज़ करेंगे, पर्सनल यूज़ के लिए. तो ये हो जाएगा फाइनल गुड हो जाता है हमारे लिए. अब अगर यही चीज़ एक मान लीजिए टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर ये चीज़ खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, ये फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड. उसके लिए भी ये फाइनल गुड हो जाएगा क्योंकि उसके लिए एक तरह से क्या हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया है. ओके, तो उसके लिए भी फाइनल गुड हो जाएगा. ओके. नाउ अगर यहाँ पर कार भी कोई डीलर परचेज कर रहा होता, जैसे कि हम खरीदते हैं शोरूम शोरूम जाते हैं इसके, तो वहाँ पे कुछ डीलर्स रहते हैं. तो अगर आप डीलर के पास में जाके कार खरीद रहे हो और इसी डीलर ने सामने से कहीं से कार खरीदी होगी, तो उसने आपको बेचने के लिए खरीदी है, खुद के यूज़ के लिए नहीं खरीदी है, तो वो गुड, ये कार क्या बन जाएगी उस टाइम, इंटरमीडिएट गुड बन जाएगी. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, सेकंड, क्लासीफाई द फॉलोइंग गुड्स इनटू इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड. यहाँ पर भी आपको क्लासीफाई करना है. फर्स्ट पॉइंट इज मिल्क परचेज बाय द हाउस होल्ड. हाउस होल्ड यानी कि हमारे घर में जो मिल्क परचेज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, बस कुछ भी किसी भी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं. हम उसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं करते, हम आगे बेच नहीं रहे होते हैं. हम उसको हो सकता है हम विल मेक सम टी और कॉफ़ी और वी विल जस्ट यूज़ इट एंड फिनिश इट. तो ये हमारा हाउस होल्ड का कंजप्शन जहाँ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए फाइनल फाइनल गुड हो जाएगा. फाइनल कंज्यूमर गुड भी बोल सकते हो आप उसको, फाइनल गुड भी बोल सकते हो. सेकंड है परचेज ऑफ ए राइस बाय द ग्रोसरी शॉप. अब वापस से ग्रोसरी शॉप जहाँ से हम अपने राइस वगैरह जनरल आइटम्स लेने जाते हैं जनरल स्टोर पे, तो वो शॉप, तो परचेज किया उसने राइस कहीं से, तो जाहिर सी बात है उसने बेचने के लिए खरीदा ना, है ना. डेफिनेटली द ग्रोसरी शॉपकीपर डेफिनेटली बाय a good like rice simply to sell it to the other peoples. तो यहाँ पर ये चीज़ क्या होगी, आगे बेच रहा है तो जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में ही बेचेगा, तो ये मार्जिन कमाएगा, प्रॉफिट कराएगा, मतलब वैल्यू एडिशन होता दिख रहा है इस चीज़ पे, राइस पे. तो ये कौन सा गुड हो जाएगा आपका, इंटरमीडिएट हो जाएगा. किसके लिए, ये ग्रोसरी शॉप वाले के लिए. तो ये इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल है. थर्ड, परचेस ऑफ एन एयर कंडीशनर फॉर द यूज इन शॉप. अब ये शॉप में किसी ने एसी लगाया, अब एसी लगाया तो एक तरह से उसके लिए इन्वेस्टमेंट ही है, उसका शॉप का वैल्यू ही बढ़ रहा है. तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये अपने एक एसेट की तरह हो गया उसके लिए वो एसी. तो ये कौन सा गुड हो जाएगा, फाइनल गुड. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग सोफा सेट बाय द कारपेंटर. यहाँ तो क्लियर कट है कि कारपेंटर है वो क्या यूज़ कर रहा है, क्लॉथ यूज़ कर रहा है सोफा सेट बनाने के लिए. तो क्लॉथ क्या हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा आपके लिए क्या, इंटरमीडिएट गुड्स. जैसे कि हो सकता है
कि वुड की अपन बात कर रहे थे जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वुड से फर्नीचर बने, तो वुड क्या रहेगा, इट विल बी ऑल्सो इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि पार्ले जी, ब्रिटानिया, ये शुगर खरीदती है, सॉल्ट खरीदती है, तो उनके लिए वो क्या है, वो डेफिनेटली इंटरमीडिएट गुड है उनका, क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये ट्रू और फॉल्स बताना है। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो, कैपिटल फॉर्मेशन ये जो चीज़ है ये इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम है। तो आपको यहाँ पर ये याद होना चाहिए, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन की बात करती है, तो यहाँ पे कैपिटल, कंपनी में जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया उसमें चेंजेस लाता है। तो जब भी कोई चीज़ चेंजेस लाती है किसी चीज़ में, जैसे कि यहाँ कैपिटल में चेंजेस लाती है, और ये जो चीज़ है यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट हम बीच में साल में कभी भी करते हैं, हो सकता है मशीनरी में करें, रॉ मटेरियल में करें, तो इससे चेंजेस आएंगे आपके ओवरऑल कैपिटल में। तो ये जो चीज़ है ये फ्लो को दिखाती है, तो इट्स अ फ्लो कंसेप्ट। तो ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा, ट्रू। सेकंड इज, ब्रेड इज ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड। अब ब्रेड ही बोल रहा है कि हमेशा कंज्यूमर गुड होगा, तो ये कहाँ तक सही है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। सी, जैसे कि हम लोग अगर जाते हैं हाउस होल्ड वाले, तो हम क्या करेंगे, ब्रेड लाएंगे, खरीदेंगे, मे बी बटर लगाएंगे और वी विल जस्ट कंज्यूम इट, और या तो हम उसका कुछ बनाएंगे, सैंडविच बना के खा लेंगे। तो ये तो चीज़ हमारे घर पे हम कर रहे हैं, तो ये अगर हम करते हैं, डिपेंड करता है कि अगर हाउस होल्ड कर रहा है तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा। ठीक है, फाइनल गुड, और कंज्यूमर कर रहा है तो कंज्यूमर गुड बोल सकते हो, फाइनल कंज्यूमर गुड हो जाएगा। बट अगर यही चीज़ कोई शॉपकीपर है जो कि एक सैंडविच सेंटर चला रहा है, अगर वो इसको करता है, वो इस्तेमाल करता है उसको, तो वो ये जो चीज़ है वो उसके लिए क्या हो जाएगी, ब्रेड जो रहेगी उसके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगी, क्योंकि जितने में ब्रेड खरीदेगा उतने में वो आगे नहीं बेचेगा, वो उससे सैंडविच बनाएगा, तो ब्रेड पे भी वैल्यू एडिशन होगा। तो वो जब वैल्यू एडिशन दिखता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंटरमीडिएट गुड। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ब्रेड इज ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड्स, तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमेशा हो सकता है वो कंज्यूमर गुड ना हो सकता है कोई शॉपकीपर भी खरीदे। Okay, now next question is, the kind of the good used as intermediary गुड कैन नेवर बी अ फाइनल गुड। कोई भी इंटरमीडिएरी गुड है वो कभी भी फाइनल गुड नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। क्यों गलत है, क्योंकि कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड का कोई सा भी एग्जांपल दे सकता है। इसमें शुगर का एग्जांपल दे रखा है, सॉल्ट का भी ले सकते थे। सॉल्ट भी जैसे कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो उन लोगों के लिए शुगर, सॉल्ट, मैदा, ये सब क्या चीज़ हो जाती है, एक तरह से क्या हो जाती है उनके लिए, एक इंटरमीडिएट गुड हो जाती है। तो वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऑल काइंड ऑफ गुड्स सच एज इंटरमीडिएरी गुड, इंटरमीडिएरी गुड्स कैन नेवर बी फाइनल गुड। तो क्या फाइनल गुड नहीं हो सकते, तो बिल्कुल, अगर अगर ये सॉल्ट, शुगर अगर हम हमारे घर में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो कोई वैल्यू एडिशन कर ही नहीं, हम तो सीधा कंज्यूम कर रहे हैं। उस केस में वो इंटरमीडिएट गुड जो है जिसको कंपनी यूज़ कर रही है उनके लिए इंटरमीडिएट है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हो सकता है कि हमारे हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फाइनल गुड हो जाएगा, हमारे लिए इंटरमीडिएट नहीं है, कंपनी के लिए इंटरमीडिएट है। फॉर अस इट इज़ फाइनल गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if depreciation reserve fund is not maintained, production capacity of the economy would tend to reduce. Do you agree? Yes, definitely we agree with the statement. अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, और डेप्रिसिएशन मैंने आपको पहले ही बताया था, अपन क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है मशीनरी का उसको मेंटेन करने के लिए। कैपिटल स्टॉक में मान लीजिए अपने पास जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि कैपिटल स्टॉक में हमारे पास जैसे कि 4 मशीनरी है,
और उसमें से एक ख़राब हो रही है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं और एक मशीनरी को हटा के एक नई मशीनरी लगा देते हैं वहाँ पे। जो नई मशीनरी आप लगा रहे हो तो वहाँ पर क्या कर रहे हो, अपन क्या कर रहे हैं एक्चुअली, जो जो 4 मशीन लगा रखी है, एक ख़राब हो रही थी तो हमने डेप्रिसिएशन फंड से उसको रिप्लेस करके नई खरीद ली, तो अभी भी हमारे पास वापस 4 हो जाएंगी। पर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो हमारी एक मशीनरी काउंट नहीं होती और हम हमारे पास में फिर सिर्फ 3 मशीनरी रह जाती, और सिर्फ 3 मशीनरी के साथ हम प्रोडक्शन करते तो कैपेसिटी डाउन हो जाती। तो अगर प्रोडक्शन डाउन जाता है तो इकोनॉमी जो होती है हमारे देश की, वो भी जीडीपी जिसको अपन बोलते हैं, वो भी नीचे हो जाती, एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाता। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, इफ द डेप्रिसिएशन फंड इज नॉट मेंटेन प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी वुड टेंड टू रिड्यूस। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और हम इसके साथ अग्री करते हैं। ओके, नाउ state two basic principles of circular flow of income and product। तो सर्कुलर फ्लो में दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं वहाँ पे जो हमने बात करी थी, मनी फ्लो, डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो मनी फ्लो आर अपोजिट टू द रियल फ्लो, और रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या करते हैं, आपस में अपोजिट बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करेंगे रियल फ्लो की, तो कोई सा भी अपन देखते हैं रियल फ्लो में क्या बात होती थी कि हमारा गुड्स एंड सर्विसेज कौन देता है, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देखता है, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है। तो ये जो चीज़ होती है ये रियल फ्लो रहता है। और अगर हम सर्विसेज देते हैं तो ही कंपनी जो प्रोड्यूसर सेक्टर हमको क्या देता है, वेजेस, सैलरी, फैक्टर इनकम जनरेट होती है, और फिर हम उस पैसे से क्या करते हैं, हम उसको गुड्स एंड सर्विस पे स्पेंड करते हैं। मतलब कि ये जो चीज़ है, पैसा आया तो ही हमने स्पेंड किया, या फिर हमने सर्विसेज दी तो ही प्रोड्यूसर ने हमको पैसा दिया। तो ये जो चीज़ है ये एक तरह से रेसिप्रोकल है। एक एक्टिविटी होती है तो उसकी वजह से ही दूसरे का जन्म होता है, जनरेशन होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में। तो ये पहला प्रिंसिपल है कि दोनों अपोजिट होते हैं। सेकंड, फ्लो ऑफ इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑलवेज इम्प्लाइज आइडेंटिटी बिटवीन पेमेंट्स एंड रिसिप्ट। क्या दिखाता है वो, फ्लो ऑफ इनकम अलग अलग सेक्टर के बीच में क्या दिखाता है, एक आइडेंटिटी दिखाता है बिटवीन पेमेंट्स एंड रिसीट्स। पेमेंट्स जो आप स्पेंड करते हैं हम मनी, और जो रिसीट है जो कि आपकी इनकम जनरेशन होती है उसके बारे में दिखाता है। क्योंकि देखो, अगर अपन ने बोलेंगे कि अलग अलग सेक्टर कौन से थे, तो हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया अपना कंपनीज वाला, फिर गवर्नमेंट हो गया, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कोई तो पेमेंट कर रहा है, जैसे कि प्रोड्यूसर सेक्टर किसको पेमेंट कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को, और ये दोनों टैक्सेस भी भर रहे हैं, तो ये सरकार की कमाई हो गई तो रिसीट हो गई। तो ये चीज़ भी देखते हैं, किसी के लिए कमाई है कोई चीज़ तो किसी को पेमेंट कर रहा है, जैसे कि वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है प्रोड्यूसर्स हमको, तो हम उसके गुड्स पे खर्चा कर रहे हैं, तो एक तरह से हम पेमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ हो जाती है यहाँ पे। ओके, तो पेमेंट्स और रिसीट भी हमको देखने को मिलता है इन सब सेक्टर्स के बीच में। Okay, with money as a medium of exchange, only money flows prevail in the economy, not the real flow। अब ये बोल रहा है कि मनी ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कुछ भी आप खरीदते बेचते तो हम मनी को यूज़ करते हैं, तो ओनली मनी फ्लो प्रिवेल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में सिर्फ मनी फ्लो ही होता है, नॉट द रियल फ्लो। तो अब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि रियल फ्लो तो होता है, क्योंकि रियल फ्लो से ही क्या जनरेट होता है, मनी फ्लो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, should purchase of wheat in the wholesale market be treated as the purchase of final good। अगर कोई खरीद रहा है wheat कहाँ से, होलसेल मार्केट में, be treated as the purchase of final good, उसको final good मान लिया जाए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मार्केट में, जैसे कि होलसेल मार्केट में कौन जाएगा खरीदने, अगर जनरल सेंस में बात करें तो यहाँ पर हमको लॉजिक तो ये लगाना चाहिए कि जनरल सेंस में जरूर कोई ना कोई ट्रेडर व्यक्ति जो व्यापारी है वो जाके खरीदेगा वहाँ पे गुड्स को। तो वो जब गुड्स को खरीदेगा वहाँ पर, तो क्या होगा, वो गुड्स तो उसके लिए क्या हो गया, वो तो आगे बेचने के लिए खरीद रहा है, तो इंटरमीडिएट उसके लिए हो जाएगा, फाइनल गुड तो होगा नहीं। बट अगर हमारे जैसे लोगों की, यार हो सकता है हमने सोचा कि हम पैसे बचाएंगे, हम होलसेल मार्केट से जाके खरीद के लिए आए, और खरीद के जब लाए तो हमने क्या किया, उसको हमने यूज़ किया, तो वो हमारे लिए फाइनल गुड जैसा हो गया। तो फाइनल गुड हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि होलसेल मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जा रहे हैं तो मतलब वो कोई, अगर ट्रेडर खरीद रहा है तो इंटरमीडिएट है। इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द फाइनल एंड यूज़र, कि एंड यूज़र कौन है।
हो सकता है, या व्यापारी हो, व्यापारी होगा तो डेफिनेटली वो इंटरमीडिएट है। अगर कोई हाउस होल्ड है पैसे बचाने के, उससे वहाँ पे गया होलसेल मार्केट में और चीज़ें सस्ती में मिल जाएगी और यूज़ कर लूँगा, तो वो उसके लिए फिर फाइनल गुड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। Now, purchase of share of the Reliance company by the household of India in India is not to be treated as investment in the economy। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना कि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज किए किसी हाउस होल्ड ने, किसी भी घर वाले ने, मतलब कहीं के, उसने परचेज किए इंडिया के अंदर, इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट्स को आप इन्वेस्टमेंट जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। तो देयर इज अ बिग रीज़न फॉर इट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट क्या है, जो कि वैल्यू बढ़ाता है। वैल्यू बढ़ाता है मतलब कि किसी चीज़ की, जैसे कि कंपनी की आप बात करो तो 2 मशीनरी कंपनी में थी, आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक और मशीनरी लगा दी, तो यहाँ पर पहले 3 मशीनरी, सॉरी पहले 2 मशीनरी थी, अब आपके पास 3 हो गई। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारे पास में थोड़ा सा ये जो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, इससे अब हमारी वैल्यू पहले जो मशीनरी की थी 2 करोड़ की थी, अब तो 3 करोड़ की वैल्यू हो गई। तो ये जो पैसा बना है, ये जो एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये जो वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो वैल्यू थी, है ना, तो ये बढ़ गई है। तो यही होता है, कैपिटल इस फॉर्मेशन से इंक्रीज होती है, तब आप बोलते हो कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बट शेयर का केस अलग रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि शेयर कमाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है, अब शेयर के भाव मार्केट में ज़्यादा हो गए, तो वो चीज़ क्या हो गई, वो भी कैपिटल फॉर्मेशन है। तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकता है वो, क्योंकि एक्चुअली शेयर्स क्या होता है, देखो, शेयर्स सिंपली एक्सचेंज करता है हैंड। जैसे कि आपने अगर शेयर खरीदे और वो जो शेयर है, डेफिनेटली क्या होता है कि वो शेयर प्राइजेस में ऊपर जाता है, डिमांड बढ़ती तो शेयर प्राइजेस में ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसको बेच देते हो, आप बोलते हो कि प्रॉफिट कमा लिया, मेरा कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। बट ये ऑफसेट हो जाता है, क्योंकि दूसरे हाथ पे जो भी आपने बेचे, आपने सेल किए शेयर और दूसरे ने शेयर खरीदे, तो ये जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपने कमाया, ओके, जो आपने एक्स्ट्रा पैसा उस शेयर पे कमाया, इंक्रीमेंट लिया, तो वो कोई दूसरा व्यक्ति जो बाय कर रहा है ना, वो भर रहा है उस पैसे को, वो आपको एक तरह से खरीद रहा है उससे, तो वो एक्स्ट्रा मनी वही आपको दे रहा है। तो एक्चुअली यहाँ वैल्यू एडिशन नहीं है कुछ नहीं, बस शेयर आपने बेचा, आपके पास से उस व्यक्ति के पास आ गया, उसके पास से जो पैसा था वो आपके पास चला गया, तो यूं तो पैसा उसके पास से आपके पास आ गया, बस ट्रेवल हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी पैसे का इंक्रीमेंट एक्चुअली हुआ नहीं है। शेयर का वैल्यू जरूर बढ़ा, आपका प्रॉफिट भी हुआ, पर ये अगर आपका प्रॉफिट है तो दूसरे का नुकसान है, उसने तो ज़्यादा पैसा भरा ना उसी शेयर का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, सिर्फ शेयर एक जने से दूसरे जने के पास आ जाता है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। सो वैल्यू ऑफ शेयर्स शुड नॉट बी टेकन इनटू दिस अकाउंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है शेयर से, ओके। नाउ, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सारे ऑल मशीन्स कैपिटल गुड नहीं होती है। देखो, सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। तो कैपिटल गुड्स कौन सी रहती है, कैपिटल गुड होती है जिसपे हम पैसा कमाते हैं। इन शॉर्ट, कंपनी में मशीनरी होगी तो हम उसको लगा के इंस्टॉल करके क्या करते हैं, मनी कमाते हैं। तो वो जो चीज़ है, अगर हम बात करें, हमने जैसे कि कोई मशीन खरीदी, जैसे कि एक सिंपल सा रेफ्रिजरेटर, हमारे घर, सभी के घरों में एक रेफ्रिजरेटर तो होगा ही। तो वो रेफ्रिजरेटर जो है, वो आपके लिए क्या है, क्या कोई कैपिटल गुड है, आप उससे पैसा कमा रहे, तो नहीं, वो कैपिटल गुड नहीं हो सकता आपके लिए। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं हो आपके लिए तो कंजम्पशन गुड ही है, वो कंज्यूमर गुड रहेगा, ओके, क्योंकि आप उसका कंजम्पशन कर रहे हो। पर वही रेफ्रिजरेटर अगर कोई टॉप एंड टाउन आइसक्रीम वाला खरीदता है बड़ा वाला फ्रिज, और वो उसको रखता है, छोटा फ्रिज भी उसी तरह का फ्रिज जो आपके लिए वहाँ पे घर में आपने रखा, वैसी फ्रिज जो अपनी शॉप पे रखता है, उसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखता है, आइसक्रीम वगैरह रखता है, तो उसके लिए वो चीज़ क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट जैसा हो गया। तो वो जो चीज़ है जिससे वो पैसा बनाएगा, तो वो चीज़ काय में चला जाएगी, कैपिटल गुड में, क्योंकि दैट इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, ओके। तो यहाँ पर हमारा उस व्यक्ति की अगर बात की जाए, उस मशीन की जो कि बिजनेस में यूज हो रही, तो वो कैपिटल गुड है, अदरवाइज वो मशीन आप खरीद रहे हो, वो कंज्यूमर गुड ही कहलाएगा, ओके।
नाउ लोअर कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू लोअर रेट ऑफ जीडीपी। मतलब कि यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट कम हो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि इन्वेस्टमेंट अभी अपन ने कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी समझ लिया है, तो कैपिटल फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो वैसे उसको ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट एक तरह से वैल्यू को बढ़ाता है। जैसे कि दो मशीनरी से हमने एक और खरीद ली, फिर एक और खरीद ली, तो हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम जितना कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे वैल्यू बढ़ती जा रही है। पर मशीनरी जितनी बढ़ेगी उतने ज़्यादा लोग भी आप रखोगे काम पे। जब जॉब पे आप उनको काम करोगे तो उससे इनकम जनरेशन होगी, है ना। इनकम जनरेशन होगी तो वो पैसे से लोग डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उससे जीडीपी बढ़ती है, तो इनकम भी बढ़ती है, उस पर खर्चा खर्चा भी लोगों का बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड, अगर कैपिटल फॉर्मेशन कम हो, जैसे कि कंपनियां कम इन्वेस्ट करें पैसा, कम रॉ मटेरियल खरीदें, कम मशीनरी लगाएं, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्या, लोगों को जॉब देने की ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को, नहीं पड़ेगी। और नहीं पड़ेगी तो फिर एकदम से ये इनकम आएगी नहीं उनके पास में, और इनकम नहीं आएगी तो लोग, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो बढ़ रही है वो भी नहीं बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ भी कैसी रहेगी, एकदम सुस्त रहेगी। इट विल बी रिमेन आइडल, इट विल नॉट बी स्पीडी स्पीडी ग्रोथ रेट, एक बहुत ही पुअर ग्रोथ रेट माना जाएगा हमको, क्योंकि हम ग्रो ही नहीं करेंगे। हम ऐसा हो जाएगा बिल्कुल हमारी जीडीपी स्टैटिक हो गई, एक जगह के रुक गई है। रुकी हुई इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, वैसे एक नाम है स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं उसको। जब आपकी जीडीपी रुक जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हम तो स्टैग्नेंट जीडीपी में चले गए, मतलब अब हमारे यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी ज़्यादा हो ही नहीं रही है, कोई इतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, बहुत कम होता है, टेम्परेरी होता है, बट कभी कभी ऐसी स्थितियाँ हमको बाजार में, इकोनॉमी में देखने को मिलती है। नो स्टॉक फ्लो कंसेप्ट। ओके, सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसा है, फ्लो कंसेप्ट है, बिकॉज ये किससे रिलेटेड है, पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन किस पे चेंज लाता है, कैपिटल में। मतलब कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे जो कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, उस पर चेंजेस आते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट ब्रिंग चेंजेस इन कैपिटल। और जो साल का कैपिटल हम निकाल के रखते हैं हर कंपनी की, इतना कैपिटल आज की तारीख में इस डेट में हमारे पास में है, तो वो स्टैटिक, वो स्टॉक कंसेप्ट हो सकता है। बाकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो चेंजेस लाता है ये होता है फ्लो कंसेप्ट। फिर आता है मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जब भी बात आती है तो एक्सपेंडिचर कैसा रहता है, हमेशा फ्लो कंसेप्ट ही रहेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर भी कैसे रहते हैं, ये आपको चेंजेस लाते हैं एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर खर्चे, जैसे कि अपन ने एक चैप्टर पढ़ते टाइम एक चीज़ डिस्कस की थी बैंक डिपॉजिट के बारे में। तो वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी थी, याद होगा आपको, कि एक तरफ से डिपॉजिट था, एक जगह से विड्रॉल था, और उन दोनों के ऊपर लिखा होता फ्लो। मतलब वो दोनों ही, विड्रॉल हो चाहे डिपॉजिट हो, वो चेंजेस लाते हैं स्टॉक में। तो ये जो चीज़ें चेंजेस लाते हैं ना, वही फ्लो होता है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपेंडिचर रहता है, ये भी एक जैसा नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंजेस लाने वाली चीज़ें हैं। तो एक्सपेंडिचर हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम का देखा जाता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर अगर नॉर्मल वे में पूछा भी जाए कि हाँ आपका एक्सपेंडिचर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितना, तो एक्सपेंडिचर हमेशा कुछ टाइम पीरियड से रिलेटेड रहता है। कंपनी भी अपना अपना निकालती है एक्सपेंडिचर, तो भी देखती है कि मैंने इतने टाइम पीरियड में कितना एक्सपेंडिचर किया है, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इट रिक्वायर्स सम टाइम टू टेक आउट दैट डेटा। उस डेटा को निकालने के लिए हमको थोड़ा वक्त चाहिए रहता है, तब हम एक एस्टिमेशन लगा पाते हैं। तो दैट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैसा होता है, फ्लो कंसेप्ट रहता है। 100 रुपी नोट, अभी 100 रुपी नोट तो बिल्कुल एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, दैट इज स्टैटिक। वो जितना मैंशनड है उसके ऊपर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ 100 रुपीज़, तो 100 रुपये तो लिखा हुआ है उस पर, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहने वाली है। आप 100 रुपये का 200 रुपये का सामान खरीद के नहीं ला सकते, है ना। तो ये चीज़, उसमें बदलाव तो होने वाले हैं नहीं, तो नो चेंजेस मीन्स स्टॉक कंसेप्ट। अ फैमिली कंजम्पशन ऑफ शुगर। अब फिर कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये चीज़ें कैसी रहती है कि बदलाव लाती है। कंजम्पशन ऑफ शुगर, कंजम्पशन, शुगर का कंजम्पशन कम ज़्यादा होता ही रहता है, तो भी हमारे स्टॉक में चेंजेस लाता रहेगा। ओके, तो ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, फ्लो कंसेप्ट।
फिर सर्विसेज ऑफ ए ट्यूटर, ट्यूटर की सर्विस, कोई भी पढ़ा रहा है आपको, तो अगर आप ट्यूशन भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको 1 घंटा 2 घंटा 1 महीने उसका ट्यूशन फी, तो ये जो चीज़ है टाइम से रिलेटेड है। कोई सी भी सर्विस, जैसे कि इंश्योरेंस की सर्विसेज लेते हैं हम, तो इंश्योरेंस भी 10 साल का 20 साल का है ना, तो ये जो चीज़ें टाइम पीरियड दिखता है, तो वो जो चीज़ें सर्विस, ये हमेशा आवरली चार्ज की जाती है, उसके लिए पेमेंट ले जाते हैं लोग। तो ये जहाँ पे टाइम पीरियड के हिसाब से सर्विस अगर आप चार्ज करो तो टाइम पीरियड वाली बात आ गई। जहाँ टाइम पीरियड आ गया वहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपका, फ्लो कंसेप्ट। तो इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। देन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। अब प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट की बात कर रहे हो तो सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा अगेन। अब प्रोडक्शन एकदम से तो हो नहीं जाता, प्रोडक्शन तो इन प्रोसेस चल रहा है। और प्रोडक्शन से आप ये सोचिए कि प्रोडक्शन किस चीज़ में चेंज लाता होगा, तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर अफेक्ट कर रहा होगा। प्रोडक्शन किस पर अफेक्ट करता है, मान लीजिए आपके गोडाउन में सीमेंट की 100 बोरियां पड़ी है, आपने 100 बोरियां और बना दी, और अब वो बोरियां वहां पर जाएंगी, तो ये जो चीज़ है किसको अफेक्ट करेगी, उस स्टॉक को, जो आपने फिनिश गुड का स्टॉक जो कि आपने इकट्ठा कर रखा है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी आपके लिए, कंपनी के लिए, वो इंक्रीमेंट दिखता है वहाँ पे स्टॉक में, मतलब ये बदलाव लाएगी। और ये चीज़ बदलाव किस पे लाएगी, उस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में। तो जब ऐसा होगा तो ये चीज़ बदलाव लाने वाली है, चेंजेस लाने वाली है, प्रोडक्शन। तो ये चीज़ किस पे चल जाएगी, फ्लो कंसेप्ट में। लास्ट, मशीनरी ऑफ शुगर मिल। अब मशीन्स की बात हो रही है, तो देखो मशीन्स की अगर बात हुई तो जितनी लगी है शुगर मिल में या किसी भी मिल में, तो मशीनरी की काउंटिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी आपके लिए, स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल बी seeing you in the next lecture. Till then, thank you. And if you have any confusion, you can just ask me on WhatsApp. Okay.